नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जिसमें हम आज जो यहाँ पर इकाई 10 जो है इसको कर रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ पर जो ये कौटिल्य मनुस्मृति या गुल्लक्य स्मृति जो है इनको किया था। तो आज की वीडियो में इससे आगे का जो भाग है तो उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो भाग है ये आपके टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें यूजीसी नेट है, डीटी प्लस भी है, या हरियाणा में जैसे वैकेंसी है पीजीटी वाली, या फिर कोई अन्य भी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, तो कहने का मतलब है टीजीटी पीजीटी या कोई भी हो संस्कृत का एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप ये इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जो ब्राह्मी लिपि जो है इसका जो इतिहास है उसको हम देखेंगे। प्राचीन काल में हमारे देश में बहुत ही कम ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, और जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर हमारे देश में ऐसे पुरातन लेखों की खोज हुई जिससे हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। हमारी भारत भूमि पर अनेक महान विभूतियों और विद्वानों ने जन्म लिया, और उसके कुछ ऐतिहासिक और महान कार्य किए गए जिन्हें इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया। और इस कार्य में लिपि का आविष्कार एक बहुत बड़ी खोज के रूप में माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी बातों को दीर्घकालीन समय तक दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सके। तो सबसे पहले तो मौखिक थे, जब लिखने की जानकारी नहीं थी तो उस समय तो मौखिक था सभी कुछ। लेकिन धीरे धीरे जरूरत महसूस ही हुई कि हमारे जो यहाँ पे जो भी हम सीख रहे हैं वो आगे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमारे बारे में पता लगे। तो इसके लिए फिर लिपि का विकास हुआ, क्योंकि उससे ही वो आगे जा सकती थी। मौखिक तो आज है कल नहीं है, क्योंकि जो मौखिक तो आज जो व्यक्ति जानता है वो कल दूसरी पीढ़ी को तो तभी बताएगा अगर वो लिखे हुए होंगे, क्योंकि एक न एक दिन अंत तो होना ही है। तो लिखी हुई रहती है। तो ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे सामने लाने का जो श्रेय है अंग्ल अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, जिनका समय माना गया 1837 ईस्वी, तो इनको दिया है। तो ये जो ब्राह्मी लिपि का लाने का जो श्रेय है ये अंग्रेजी अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, तो इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा था, और इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ पर। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में ब्राह्मी के उद्भव का मुख्य कारण माना जाता है उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता ब्रह्मा के द्वारा इस लिपि को आविष्कृत किया गया। और ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। कोई इसे भारतीय उत्पत्ति तो कोई पाश्चात्य उत्पत्ति बताता है। आगे फिर आ जाता है जब ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत क्या है। तो भारतीय लेखन या लिपि का इतिहास प्राचीन है, और अभी तक माना जाता था कि ब्राह्मी लिपि का विकास 4वीं से 3री सदी ईस्वी पूर्व में मौर्यों ने किया था। परंतु भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के ताज़ा उत्खनन से यह पता लगा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से ही विद्यमान था। आगे आ जाता है भारतीय लिपि की उत्पत्ति में जो भारतीय उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या मत हैं। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि यह लिपि प्राचीन सरस्वती लिपि सिंधु लिपि से निकली है, इसलिए यह पूर्ववर्ती रूप में भारत में पहले से ही प्रयोग में थी। सरस्वती लिपि के प्रचलन से हट जाने के बाद प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि में संस्कृत से अधिक कुछ भी नहीं लिखा गया जो समय की मार झेल सके। प्राकृत अर्थात पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध उपदेश आज भी सुरक्षित है। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें मारकाट हुई थी, तो उसके बाद जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और फिर अपने जो सारा जीवन जो बौद्ध धर्म के प्रचार में ही लगा दिया था। और इसी काम में फिर अपने जो पुत्र थे उनको भी इन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसलिए शायद यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि इसका विकास मौर्यों ने किया है। और यह लिपि उसी प्रकार बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है जैसे उनसे निकली हुई वर्तमान की लिपियाँ। तो बाईं से दाईं, तो जैसे हम अपनी आम भाषा लिखते हैं
लेफ्ट से राइट की साइड में। ललित विस्तार में लिपियों के जिन नामों को उल्लेख किया गया है उसमें ब्राह्मी जो लिपि है इसका नाम भी मिलता है। और इस लिपि का सबसे जो पुराना रूप है वो अशोक के शिलालेखों में ही मिलता है। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार में जिन 64 लिपियों के विषय में उल्लेख किया गया है ये बुद्ध की सिखाई गई है। उनमें नागरी लिपि का नाम नहीं है, ब्राह्मी लिपि का नाम है। ललित विस्तार का चीनी भाषा में जो अनुवाद है ईस्वी संवत 308 में हुआ था। और जैनों के पन्नवणा सूत्र और समवायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला नाम बम्भी अर्थात ब्राह्मी है। और उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो बम्भिये लिपिये ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। तो ये ब्राह्मी लिपि जो उनमें लिखी गई हैं नमो बम्भिये लिपिये, मतलब देख सकते हैं आप, समझ में नहीं आएगा वैसे तो यहाँ से सिर्फ आप समझ रहे होंगे नाम ऐसे, बाकी इनका तो वैसे अगर ना पता हो तो पता ही नहीं लगता। तो ब्राह्मी लिपि को नमस्कार, तो इससे होता है भगवती सूत्र का आरंभ। भारत में जो सबसे प्राचीन लिपि है ये अशोक की ही पाई जाती है, जो सिंधु नदी के पार के प्रदेश में गांधार आदि देशों को छोड़कर भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप की मिलती है। और जिस लिपि में अशोक के लेख है वह प्राचीन आर्यों या फिर ब्राह्मणों की निकाली हुई ब्राह्मी लिपि है। जैनों के प्रज्ञापना सूत्र में लिखा है अर्धमागधी भाषा जिस लिपि से प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मी लिपि है। और अर्धमागधी भाषा मथुरा और पाटलिपुत्र के बीच की भाषा है। अर्धमागधी कहाँ की है? ये जो मथुरा और जो पाटलिपुत्र का बीच का जो स्थान है तो वहाँ की उस प्रदेश की भाषा है, जिससे आगे हिंदी निकली है। इसलिए ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यवर्त की लिपि है, जिससे क्रम से उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। मगध के राजा आदित्य सेन के समय ईसा की 7वीं शताब्दी के कुटिल मागधी अक्षरों में नागरी का वर्तमान रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भारतीयों के मत थे जो ब्राह्मी लिपि है इसके बारे में। इसके बाद आ जाता है जो ब्राह्मी लिपि है इसकी उत्पत्ति का जो पाश्चात्य मत क्या है। देसी जो विद्वान है इन्होंने पाश्चात्य विद्वानों का इसमें अनेक जो पाश्चात्य विद्वानों का मानना है, उनके मत हैं कि भारतवासियों को लिपि व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। उन्होंने अक्षर लिखना विदेशियों से सीखा और ब्राह्मी लिपि भी उसी प्रकार प्राचीन फिनीशियन लिपि से उत्पन्न हुई है। तो ब्राह्मी लिपि भी वैसे ही फिनीशियन लिपि से उत्पन्न हुई है, जिस प्रकार से अरब, यूनानी, रोमन आदि लिपियाँ। सर विलियम जेम्स भी ब्राह्मी लिपि का विकास सेमेटिक लिपि से मानते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये भी बन जाता है। तो ब्राह्मी लिपि का विकास सर विलियम जेम्स किससे मानते हैं? सेमेटिक लिपि से। लेकिन इस लिपि की 3 शाखाओं में विभक्त होने के कारण विद्वानों में एक मत नहीं है कि किसका अनुसरण किया जाए, परंतु कई देशी विद्वानों ने यह सप्रमाण सिद्ध किया कि ब्राह्मी लिपि का विकास भारत के स्वतंत्र रीति से हुआ है। तो ये अपने देश के थे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो मौर्यकालीन जो ब्राह्मी लिपि है इसके बारे में बतलाया गया है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं और इन अभिलेखों की जो लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक और यूनानी है। तो क्या भारत में प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं और इनकी जो लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की भाषा मागधी प्राकृत है। एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है यहाँ पर, एक ये वाला बन जाता है। तो भारत में प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख मौर्य सम्राट के हैं और इनकी लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेक और यूनानी। और एक ये बन जाता है मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की भाषा कौन सी है? मागधी प्राकृत है। मौर्य जो अभिलेख है इसमें 6 स्वर हैं। तो मौर्य अभिलेख में कितने स्वर होते हैं? 6। अ, ई, उ, ए और ओ 33 व्यंजन हैं। तो जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। आगे फिर ब्राह्मी लिपि में वर्णमाला की जो विशेषताएं हैं, इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन से तत्कालीन ब्राह्मी लिपि की जो विशेषताएं प्रकाश में आई हैं, जैसे अशोक के अभिलेखों की लिपि के अक्षर समान मोटाई के हैं तथा शलाका प्रविधि से उत्कीर्ण हैं।
अक्षरों की बनावट सरल है। सभी अक्षर सीधे साधे आड़ी पड़ी रेखाओं, कोणों, वृत्तों, अर्धवृत्तों, वर्ग तथा अन्य प्रकार के सरल ज्यामितिक चिन्हों द्वारा बनाए गए हैं। दीर्घ मात्राओं का प्रयोग कम हुआ है। स्वरों की संख्या 6 है, जिसमें अ, ह्रस्व ई तथा ह्रस्व उ मूल हैं तथा आ, ए और ओ समजात स्वर माने गए हैं। ब्रह्मकारों के आधार पर अ के डॉक्टर अहमद हसन दानी ने 3 तब ब्यूलर ने 8 प्रकार माने हैं। आ के जो डॉक्टर अहमद हसन दानी हैं इन्होंने 3 और ब्यूलर ने 8 प्रकार माने थे। सामान्यतः अ अक्षर के निर्माण के लिए पहले एक बड़ी रेखा खींची जाती है, तब उसके बाईं ओर 2 वक्र रेखाएं खींची जाती है। अ अक्षर के निर्माण के लिए पहले एक बड़ी रेखा खींची जाती है, तो ऐसे, फिर उसके बाईं ओर 2 वक्र रेखाएं, पता नहीं अब ऐसे होंगे तो कैसे भी हो सकते हैं, तो 2 वक्र रेखाएं खींची जाती हैं, एक ऊपर की ओर उठी हुई, एक नीचे की ओर झुकी हुई। वक्र रेखाओं की वक्रता है उनके खड़ी रेखा में मिलने के स्थान में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, जिससे अ के अनेक प्रकार परिलक्षित होते हैं। बाईं ओर की वक्र रेखाएं कहीं एकदम तिरछी सी होकर न्यून कोण बनाती हुई प्राप्त होती है, तो कहीं एक रेखा वक्र है जो तो दूसरी तिरछी है। इस प्रकार अ के आकार में विभिन्नताएं देखने से अनेक भेद प्रतीत होते हैं। तो आगे देखेंगे इनकी लिपि कौन सी है। आ लिखने के लिए अ से दाहिनी और अ आड़ी रेखा लगाई जाती है। आ लिखने के लिए अ से दाहिनी ओर एक आड़ी रेखा लगाई जाती है। ई अक्षर के लिए 3 बिंदुओं का एक त्रिकोण सा बनाया जाता है। त्रिकोण का शीर्ष दाहिनी ओर और प्राय है तथा कभी कभी बाईं ओर तथा ऊपर या नीचे भी बनाया जाता है। ए ई के तीनों बिंदुओं को परस्पर रेखाओं से संयुक्त कर बनाया जाता है। ई की भांति इसके भी शीर्ष विभिन्न दिशाओं में मिलते हैं। बस एक तरीके से ऐसे हैं जैसे आज के टाइम में शॉर्ट हैंड जो होती है। तो ऊ के लिए दाहिनी ओर खुला हुआ 2 सरल रेखाओं का कोण बनाया जाता है। ओ के लिए ऊ के कोण की खड़ी रेखा के बाईं ओर एक बड़ी रेखा लगाई जाती है और ये बड़ी रेखा सदैव कोण के शिरोभाग पर ही लगती है। तो ये मतलब ये किस प्रकार से अक्षर हैं उन्हीं के बारे में है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें से, ज़्यादा जो एग्जाम में आता नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड कम करके आप पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि हम फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो ब्रह्मी लिपि है, इसमें जो मात्राएं हैं इनके चिन्ह कैसे हैं। तो ब्रह्मी लिपि में मात्राओं के चिन्ह निश्चित किए गए थे। जैसे आ की मात्रा के लिए अक्षर के दाहिनी ओर प्राय है ऊपर तथा कदाचित मध्य में एक आड़ी रेखा बनाई जाती थी। ई की मात्रा के लिए समकोण के आकार का चिन्ह था जो अक्षर के ऊपरी चिन्ह पर दाहिनी ओर लगता था। ठ, थ, ब आदि अक्षरों में दाहिनी और मध्य में चिन्ह का प्रयोग होता था। दीर्घ ई के लिए ऊपर की लंब रेखा दोहरी बना दी जाती थी। ओ की मात्रा अक्षर के दाहिने भाग में नीचे की ओर खड़ी पड़ी या तिरक रेखा के रूप में लगाई जाती थी। दीर्घ ऊ के लिए ऊ की मात्रा को दोहरा बनाया जाता था और ए की मात्रा अक्षर के बाएं सिरे पर एक आड़ी रेखा के रूप में लगाई जाती थी। और जो दीर्घ ए है इसके लिए इस रेखा को दोहरा कर दिया जाता था। अ और ए की मात्राओं का संयुक्त रूप से ओ की मात्रा के रूप में दिखलाई देता है। कहीं कहीं अक्षर के शीर्ष भाग पर पड़ी सीधी रेखा भी ओ की मात्रा के रूप में प्राप्त होती है। बाईं ओर की आड़ी रेखा को दोहराकर औ की मात्रा बनाई जाती थी। और बात करें अनुस्वार की। अनुस्वार के लिए अक्षर के दाहिनी ओर बिंदु रखा जाता था। दाहिनी साइड में मतलब राइट साइड में बिंदु। अधिकांशतः यह बिंदु शीर्ष भाग के समीप तथा कभी कभी बीच में या नीचे भी लगा दिया जाता था। डॉक्टर दानी और डॉक्टर चंद्रिका सिंह उपासक ई के 3 बिंदु के समीप चौथे बिंदु को दीर्घ ई की मात्रा मानते हैं, परंतु उसे अनुस्वार मानकर ई पढ़ा जा सकता है। इसके बाद है विसर्ग। ये जो आज के टाइम में है विसर्ग है, तो इनका चिन्ह असौरकालीन ब्रह्मी लिपि में नहीं मिलता है। तो विसर्ग का प्रयोग कहाँ है? ब्रह्मी लिपि में नहीं है।
रा के लिए ब्राह्मी लिपि में एक सर्पिल रेखा के आकार का चिन्ह बनाया जाता है। यह र अक्षर के किसी अन्य व्यंजन के साथ सूक्ष्म अक्षर के रूप में आता है। रा की सर्पिल रेखा ऊपर तथा दूसरा अक्षर को छोटे आकार में नीचे रहता है, परंतु इस नियम के अपवाद भी प्राप्त होते हैं। इसलिए एक ही सूक्त अक्षर को सतर में तथा म, य, व्र तथा व्र पढ़ा जा सकता है। यह भ्रांति उस समय तक रेफ की धारणा के पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण होती है, क्योंकि रा जो है, जैसे ये भी रा है, ये भी ऊपर वाला भी रा है, तो इस प्रकार से कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब तक पूरी लिपि कंप्लीट ना हो तब तक जो है इसमें जो दिक्कत रहती है, संशय रहता है कि कौन से वाला है। विराम चिन्हों का प्रयोग, तो अशोक की जो ब्राह्मी अभिलेख है इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग अपवाद स्वरूप ही हुआ था। स्तंभ लेखों में शब्दों के बीच कुछ अंतर दिखलाई देता है। कहीं कहीं पूर्ण विराम के चिन्ह के रूप में दंड, ये वाला जो है पूर्ण विराम, इसका प्रयोग मिलता है, जैसे सहस्राम के लघु शिलालेख में। अशोक के लेखों में कभी कभी कुछ अक्षर उल्टे भी लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। ऐसे अक्षर में घ और नौ मुख्य है। आगे आ जाता है मौर्यकालीन जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रसार। इसका प्रसार संपूर्ण भारत में था। इसका प्रारंभ कब हुआ यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, परंतु ईरानी सिख लिपि पर प्राप्त होने वाले कुछ अक्षरों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका प्रचलन भारत में अकमनी शासन की समाप्ति 331 ईस्वी पूर्व से पूर्व और 250 ईस्वी पूर्व के लगभग यह लिपि सिंहल में प्रचलित थी। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की अंतिम सीमा क्या है? तो इस लिपि की जो अंतिम सीमा है अशोक के पुत्र दशरथ के अभिलेखों में प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में प्राप्त अक्षरों की लंबाई अपेक्षाकृत कम दिखलाई पड़ती है। इंडो ग्रीक राजा पेंटालियन एम एगाथोक्लिस के सिक्कों के ब्राह्मी में भी यह विशेषता दृष्टिगत होती है, और इन राजाओं का जो समय है वो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना गया है। इसके बाद आ जाता है मौर्य काल से पूर्व कुषाण काल तक की ब्राह्मी लिपि। मौर्य काल के जो सभी लेख हैं ये शासकीय संरक्षण में लिखवाए गए थे। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार यह माना जाता है कि उस समय साधारण जनता में ब्राह्मी लिपि का प्रसार नहीं था। अशोक के अभिलेखों में आदेश दिया गया है कि उन अभिलेखों को मुख्य अवसर पर पढ़कर जनता को सुनाया जाए। यद्यपि कुछ अभिलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जो निश्चित रूप से जनसाधारण से संबंधित थे, जैसे रामगढ़ की पहाड़ियों में तथा जोगियारा की गुफाओं से प्राप्त लेख। तथापि उस समय तक यह लिपि राज के नियंत्रण में थी। अशोक के बाद से ब्राह्मी लिपि का विकास लोक उन्मुख हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यह राज्य कई राज्यों में विभक्त हो गया। पश्चिम उत्तर सीमा पर यवनों का आधिपत्य हो गया था। फलतः स्थानीय संस्कृतियाँ तथा अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग स्वयं खोजने लगे। छोटे छोटे राज्यों के स्थानीय शासक जो अभी तक मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित थे, वे भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थिर करने के लिए यवनों से संपर्क बढ़ाने लगे। भारतीय और यवन संस्कृति परस्पर प्रभावी होने लगी और यह प्रभाव लेख और लिपि पर भी दिखाई देने लगा। इसके बाद आ जाता है जो नवीन युग है। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में अनेक नवीन प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस, तो तक्षशिला के ये यवन राजदूत थे हेलियोडोरस। इन्होंने विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाकर उस पर लेख खुदवाया था। अब एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ पर कि ये जो तक्षशिला के जो राजदूत थे हेलियोडोरस, इन्होंने विदिशा में कौन सा लेख लिखवाया था या किस पर लिखवाया था? गरुड़ ध्वज पर। तो लेख जो खुदवाया था, तो स्थानीय शासकों ने यवन सिक्कों के अनुकरण पर अपने सिक्कों का नाम खुदवाना आरंभ कर दिया। मतलब अपना प्रसार करते थे सारे पहले। तो इसी प्रकार से जैसे इन्होंने इस पर नाम लिखवा लिया, तो इसी प्रकार इनकी देखम देख जाए काम शुरू हो गया है। मौर्य युग में पंचमार्क या आहत सिक्कों का ही प्रचलन था। उन पर लेख या राजाओं का नाम नहीं होता था। सिक्कों पर गोलाई में नाम खुदवाने का प्रचलन आरंभ होने से सबसे बड़ा अंतर ब्राह्मी लिपि के आकार में दृष्टिगोचर होता है।
मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के सिक्के 9:2 के अनुपात में लिखे जाते थे। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि के सिक्के किस अनुपात में थे? 9:2 में। परंतु अब उसकी लंबाई और चौड़ाई समान ही रखे जाने लगी। तो अनुपात आपने याद रखना है 9:2, परंतु अब उनकी लंबाई और जो चौड़ाई समान ही रखे जाने लगी। ठिगने आकार के अक्सर सिक्कों पर गोलाई से खुदे हुए सुंगड़े प्रतीत होते हैं और सिक्कों पर खुद जाने से ब्राह्मी लिपि सामान्य जनता तक पहुंच पाई। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर इसका जो सर्वोत्तम काल है, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी ब्राह्मी के प्रचार का सर्वोत्तम काल था। कौन से? ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी। सांची और भरहुत के स्तूपों की वेदिकाएं इसी काल में निर्मित हुई। सांची और भरहुत के स्तूपों की वेदिकाएं ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। और इन वेदिकाओं का निर्माण दान के धन से हुआ। तो इनका जो निर्माण किससे हुआ? दान के धन से। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इसलिए इन पर दानियों के नाम तथा निवास स्थान आदि का विवरण भी उत्कीर्ण किया गया। इससे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, नाम उत्कीर्ण करने के लोभ से दान देना और नाम पढ़ने के लोभ से पढ़ना। तो जैसे आज के समय में लिखवा देते हैं, कोई व्यक्ति दान देता है, जैसे पंखा आपने देखे भी होंगे कई जगह पर लगे हुए, तो अपने नाम लिखवा देते हैं उन पे, दान करता नाम। तो इससे 2 फायदे हो गए यहाँ पर। एक तो लालच में कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम पढ़ेंगे लोग आएंगे, तो ये 2 कारण हुए, एक तो लोभ वाला है, एक फिर पढ़ने का भी, 2 इससे फायदे हो गए। तो इस प्रकार इन लेखों से ब्राह्मी का क्या है व्यापक प्रसार हुआ। ब्राह्मी लिपि की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसकी स्थानीय विभिन्नताएं और शैलियाँ भी विकसित होने लगी। इस काल की लिपि में मौर्यकालीन ब्राह्मी के अक्षरों में जो अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं वो यहाँ पर बतलाए गए हैं। जैसे सब अक्षर अधिक पुष्ट एवं प्रौढ़ प्रतीत होने लगे, अक्षरों के आकार में चपटापन होने लगा, दीर्घ स्वरों का प्रयोग अधिक होने लगा, विसर्गों का प्रयोग भी प्राप्त होने लगा। पहले आ लिखने के लिए अ के ऊपर दाहिनी ओर बड़ी लकीर लगाई जाती थी, अब वह बड़ी लकीर दाहिनी ओर और मध्य में लगाई जाने लगी। जैसे बना देते हैं। ई की मात्रा पहले गोलाकार होती थी, अब वह गोलाई कम हो गई। अनुस्वार के लिए बिंदु का प्रयोग विशेष रूप से अक्षर के दाहिनी किनारे पर ऊपर की ओर ही किया जाने लगा, जैसे आज के समय में कर देते हैं। संयुक्त अक्षर में रा का प्रयोग करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं माना गया। कभी यह बगल में लगा मिलता है तो कहीं नीचे की ओर, जैसे आज के टाइम में हम लगा देते हैं। अशोककालीन ब्राह्मी के अक्षरों की रेखाओं की मोटाई एक समान ही होती थी, क्योंकि वे शलाका पद्धति से खोदे जाते थे। परंतु इस समय तक नवीन लेखनी का आविष्कार हुआ, जो A.K. नारायण और ठाकुर प्रसाद वर्मा के शब्दों में कटी हुई लेखनी थी। जैसे पहले लिखते थे हम प्राचीन समय में, तख्ती जो होती थी उस पर लिखते थे इस प्रकार से। इसमें अक्षरों को इच्छानुसार मोटा या पतला बनाया जा सकता था। फलतः अक्षरों के आधार पर चपटापन, वृत्तों का बेडोल होना और लंबों की ऊंचाई समान होना अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगे। उसके बाद आ जाता है उत्तरी क्षत्रपों की ब्राह्मी लिपि। उत्तरी क्षत्रपों की लिपि के उदाहरण महाक्षत्रप राजुबुल या रजुबुल और उसके पुत्र सोडास्किया बिलेखों और सिक्कों में हमें प्राप्त होते हैं। और इस शैली की जो विशेषताएं थी वो यहाँ पर बतलाई गई है। ल के अतिरिक्त सभी अक्षरों में ऊपर की खड़ी रेखा समान ऊंचाई की होने लगी। अक्षरों की मोटाई अधिक दृष्टिगत होती है। द और भ कुछ अधिक चौड़े बनने लगे। आ की मात्रा कुछ अधिक ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। घ, ज, प, भ, म और ह आदि की आकृति पहले की अपेक्षा अधिक कोणदार होने लगी। क पुराने रूप के अतिरिक्त क्ष में सुक्त में भी दिखलाई देता है। सुक्त वर्ण भी है एक, क और स इनके मेल से बनता है क स के। रे की मात्रा भी सर्वप्रथम इन लेखों में ही दृष्टिगत होती है। जो व्र में लगी है यह मात्रा अक्षर के बाईं ओर एक तिर्यक झुकी हुई लकीर के रूप में है। तो ऐसी थी ये। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर जो कुषाण कालीन जो ये ब्राह्मी लिपि है। तो कुषाण युग में ब्राह्मी लिपि में अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं और इस काल के कनिष्क
हुविस्क, वासुक या वासुदेव आदि कुषाण शासकों के अभिलेख प्राय मथुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान के पास भी कुछ लेख प्राप्त हुए हैं जिन पर इन राजाओं के नाम हैं। इन अभिलेखों में ब्रह्मी लिपि के अक्षरों में अनेक परिवर्तन दिखलाई देते हैं। कुषाणकालीन ब्रह्मी लिपि की विशेषताएं। कुषाणकालीन अक्षर पहले की अपेक्षा और अधिक चौड़े और बौने प्रतीत होते हैं। पुराणों के अतिरिक्त अ का ऐसा रूप भी कहीं कहीं प्राप्त होता है जो आधुनिक पश्चिमी भारतीय नागरी लिपि से काफ़ी मिलता जुलता सा है। अ की मात्रा काफ़ी नीचे लगने लगी। इनमें 3 बिंदुओं के स्थान पर 3 छोटी लकीरें जिनमें एक खड़ी लकीर होती है ये बनने लगी। मतलब सभी के अलग अलग है यहाँ पर ये लिपि। ऊ की मात्रा बाईं ओर झुकी हुई बनने लगी। ए के त्रिभुजाकार आधार ऊपर रहता है, ख के नीचे का वृत्त अब त्रिकोण के रूप में बदलेगा और ऊपर का छोटा हो गया। तो ये वैसे तो जाए समझ में नहीं आएगी, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्रपों की जो ब्रह्मी लिपि है। ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में चस्टन के वंशज मालवा और गुजरात के क्षेत्रपों के सिक्कों और अभिलेखों में उत्कीर्ण लिपि से तत्कालीन पश्चिमी क्षेत्र की ब्रह्मी जो लिपि इसका हमें पता लगता है, जो उत्तरी क्षेत्रपों की ब्रह्मी से मिलती जुलती है। आगे आ जाती हैं इसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे अ, क, य, र, उ अक्षरों के अंत में घुमाव सा है। ढ की पीठ गोल सी है। ल की सीधी रेखा बाईं ओर को झुकी है। रि की मात्रा रा से अत्यंत स्पष्ट नहीं है। स और ल्य षोडश के लेखों में प्राप्त लिपि से मिलते हैं। ख, न, य, व आदि कुषाण शैली के समान है। व गोलाकार प्रतीत होता है। ट एक नए आकार में प्राप्त होता है। अर्धवृत्त के ऊपर आयात सा बनने लगा। यो में औ की मात्रा सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। रूढ़सेन कि जत्सन अभिलेख में कुछ अक्षरों के और अधिक विकसित रूप भी मिलते हैं, जैसे माँ अक्षर जो गुप्तकालीन माँ के समान है। इसके बाद है पश्चिम, दक्षिण और कोंकण के गुहा लेखों की ब्रह्मी लिपि। तो पश्चिम, दक्षिण और कोंकण की कई गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों से ब्रह्मी लिपि के विकास की विभिन्न दिशाओं का हमें बोध होता है। डॉक्टर ब्यूलर ने नासिक, जुन्नार, कार्ले, कंढेरी, कूड़ा आदि गुहाओं से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर तत्कालीन ब्रह्मी लिपि जो है इसकी शैली के 3 भेद बताए हैं। पुरागतिक या पश्चगतिक प्रकार। दक्षिण की विशेषताओं से किंचित प्रभावित अपेक्षाकृत विकसित प्रकार तथा अलंकारिक शैली। प्रथम 2 प्रकार की शैलियाँ क्षयरात राजा और क्षत्रप नहपान के दामाद शक उस उदात के अभिलेखों में प्राप्त होती है तथा तीसरी अलंकृत शैली कूड़ा और जुन्नार के अभिलेखों में दृष्टिगत होती है। कार्ले की गुहा से प्राप्त अभिलेखों में पुरागतिक या पश्चगतिक शैली के दर्शन होते हैं। इसके बाद आ जाती है विशेषताएं। इस शैली की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। त्रिभुजाकार आकार घ का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें हमें प्राप्त होता है। खड़ी रेखाओं का अंतिम सिरा घुमावदार होना आरंभ हो गया और ये जो यहाँ पर वर्ण है ये प्राचीनतम लिपि के समान है, तो इसमें भी कोई उतना खास नहीं है। इसके बाद आ जाता है जो अलंकारिक शैली है। आंध्र राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेखों के द्वारा उसके पुत्र पुलवामी के अभिलेखों की लिपि भी उपयुक्त अभिलेखों की लिपि से मिलती जुलती है। तो आंध्र राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख, तो कहाँ के अभिलेख? नासिक अभिलेख। और इनके द्वारा उसके पुत्र पुलवामी के अभिलेखों की लिपि भी आप क्या है मिलती जुलती है। इन अभिलेखों में व्र और ना का फंदेदार रूप प्राप्त होता है। र का घुमा और अधिक गहरा हो गया। ला की खड़ी रेखा बाईं ओर की ओर झुक गई। कूड़ा और जुन्नार से प्राप्त अभिलेखों में अलंकृत शैली के दर्शन होते हैं। ये आगे इसकी विशेषताएं। ई दीर्घ ई की मात्रा अलंकृत है। सभी अक्षरों की खड़ी रेखा अंत में अलंकृत कर दी गई। प और बा की बाईं ओर की लकीरों में गांठ है। या में निचला या द्विपक्षीय है। अब आ जाते हैं जो हमारी ख्रोष्ट लिपि है। ख्रोष्ट लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो जैसे हम ये भाषा लिखते हैं सामान्य वाली, तो ऐसे तो लिखते हैं दाएं से, सॉरी ये थी अलग। वह हम तो लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन ये क्या है जो राइट साइड है ये ऐसे है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में।
खरोष्टी लिपि को जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। और इसे पढ़ने का जो श्रेय है ये मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम, इन यूरोपीय विद्वानों का, इन्होंने पढ़ी थी खरोष्टी लिपि। मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम, इन्होंने। शताब्दी के प्रारंभ में कर्नल टाड, जनरल वेटूरा, बर्नस आदि पुरातत्वविदों ने इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण राजाओं की अनेक मुद्राएं एकत्रित की थी, जिनमें एक और यूनानी तथा दूसरे खरोष्टी अक्षर उत्कीर्ण थे। और इन सिक्कों के यूनानी अक्षरों को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन खरोष्टी अक्षरों के विषय में अनेक बातें कही गई। सर्वप्रथम मेसन महोदय यूनानी व खरोष्टी अक्षरों का तुलनात्मक अध्ययन करके मिनेंडर, एप्लोडोस, हर्मियस राजाओं के नाम व बेसिलियस तथा सोन्टेरस की उपाधियों के अक्षर पहचानने में सफल हुए। मेसन के पश्चात जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने उन्हीं के आधार पर 12 शासकों के नाम व 6 उपाधियाँ पढ़ने में सफलता प्राप्त की। बाद प्रारंभ में प्रिंसेप ने इस लिपि में भाषा को भ्रमवश पहलवी समझा, पर बाद में इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि इस लिपि की भाषा पाली है। जो खरोष्टी लिपि की वर्णमाला एवं संयुक्त अक्षरों को अंतिम रूप से पहचानने का श्रेय कनिंघम को दिया गया है। तो खरोष्टी लिपि की वर्णमाला और संयुक्त अक्षरों को अंतिम रूप से पहचानने का श्रेय किनको दिया जाता है? कनिंघम को दिया जाता है। अब जाता है नामकरण। खरोष्टी का उल्लेख अनेक स्वदेशी और विदेशी ग्रंथों में हुआ है। जैन सूत्र, पनवर्णा सूत्र तथा समयांग सूत्र में लिपियों की सूची में जो 18 नाम प्राप्त होते हैं, उनमें खरोतिया अर्थात खरोष्टी का नाम चौथा है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो ललित विस्तर कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें हमें 64 लिपियों के बारे में पता लगता है, जिनमें पहला नाम ब्रह्मी लिपि का है और दूसरा खरोष्टी लिपि का। पहला ब्रह्मी, दूसरी खरोष्टी। चीनी विश्वकोश का वान सुलिन 7वीं शताब्दी में भी खरोष्टी का उल्लेख हुआ है। खरोष्टी लिपि को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्रारंभ में इसे बैक्टीरियन, इंडो बैक्टीरियन, बैक्ट्रोन, पाली, आवर्त, काबुली और गांधारी इनके नामों से पुकारा गया। ब्यूलर ने इसे ललित विस्तर और वान सुलिन के नाम पर खरोष्टी नाम दिया। तो ये जो ब्यूलर है, इन्होंने ललित विस्तर और वान सुलिन इनके नाम पर खरोष्टी नाम दिया था, जो प्रचलित भी हुआ है। वान सुलिन के अनुसार जिनके होठ गधे के समान थे, उसी के नाम पर उसकी लिपि खरोष्टी कहलाई। दूसरी व्याख्या के अनुसार यह लिपि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले यवन, शक, कुषाण आदि खरोष्ट असंस्कृत या फिर जंगली जातियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, इसलिए खरोष्टी कहलाई। और यह भी मत प्रकट किया गया कि खरोष्टी शब्द ईरानी शब्द खरोष्ट या खरपोष्ट का भारतीय रूपांतरण है, जिसका तात्पर्य गधे की खाल से है। संभावना है कि प्रारंभ में इस लिपि को गधे की खाल पर लिखा जाता हो, जिसके कारण यह लिपि खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और एक अन्य विचार के अनुसार अरेमाइक में इस लिपि के लिए खरोष्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो बाद में संस्कृत खरोष्ट में परिवर्तित हो गया। और राजबली पांडे जैन के अनुसार स्पष्टतः खरोष्ट नाम संस्कृत खरोष्ट का प्राकृत रूप है। लिपि का यह नाम इस कारण भी हो सकता है कि अधिकांश खरोष्टी वर्ग अनियमित रूप से बढ़ाए हुए एवं वक्र हैं तथा वे हिलते हुए गधे के होठों की भांति प्रतीत होते हैं। मूलतः ये उपनाम रहा होगा जो कालांतर में प्रचलित हो गया। ये सब की अपनी अपनी धारणाएं हैं। इसके बाद आ जाता है इसका विस्तार। तो खरोष्टी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी और खरोष्टी के अधिकांश अभिलेख 69 डिग्री 73 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर और 33 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य प्राप्त होते हैं। और ये जो अभिलेख हैं प्राचीन गांधार, आधुनिक पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तरी पंजाब प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। कौन से? खरोष्टी वाले। इस लिपि के सबसे प्राचीन अक्षर ईरानी सिंगलोई पर प्राप्त होते हैं, जिसका समय 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। अशोक के मानसहेरा और शाहजहाँगढ़ी, जो पाकिस्तान के हजारों पेशावर जिले में है, अभिलेख की खरोष्ट लिपि में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो क्योंकि पहले तो भारत में था पाकिस्तान, अब जा अलग हो गया है। तो अशोक के जो मानसहेरा और शाहजहांगढ़ी अभिलेख कौन सी लिपि में है? ख्रोष्ट लिपि में है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडो ग्रीक राजा डेमेट्रियस, यूक्टाइडिस, मिनेंडर, एप्लोडोट्स, हिरमियस आदि के सिक्कों पर ख्रोष्टी अक्षर प्राप्त होते हैं। इंडो ग्रीक के अतिरिक्त शक, क्षत्रप, पहलव, कुषाण आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों और अभिलेखों में इस लिपि का प्रयोग किया है। तक्षशिला के धर्मराज का स्तूप के उत्खनन में प्राप्त एक रजत पत्थर पर 78 ईस्वी का एक लेख ख्रोष्टी में अंकित है और यहीं से प्राप्त एक ताम्र पत्थर पर 75 ईस्वी का एक लेख इस लिपि में उत्कीर्ण है। पुष्प कलावती, चार सदद्रा एवं अफगानिस्तान के वर्डक और हड्डा नामक स्थानों पर भी ख्रोष्टी में लेख प्राप्त हुए हैं। मथुरा से भी ख्रोष्टी में उत्कीर्ण महाक्षत्रप राजूल की रानी का लेख मिलता है। यदा कदा ख्रोष्टी का कोई शब्द अक्सर भरहुत, उज्जैन, अशोक के सिद्धपुरा, जंटिक, रामेश्वर और ब्रह्मगिरी लिपि करने शब्द के अभिलेखों में प्राप्त हो जाता है। इन शब्दों या अक्षरों के दक्षिणता प्राप्त होने का यह अर्थ नहीं समझा जाना चाहिए कि ख्रोष्टी का प्रचलन दक्षिणी तक था। ख्रोष्टी निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित लिपि थी। 1892 में फ्रेंच यात्री देरीन को खोतान में भोजपत्र पर लिखी जो धम्म पद की एक प्रति प्राप्त हुई, उसके विषय में ब्यूलर का यह विचार है कि धम्म पद की यह प्रति संभवतः कुषाण काल में गंधार में लिखी गई थी। अब विद्वान चीनी तुर्किस्तान को भी ख्रोष्टी का क्षेत्र मानने लगे। ओरलस्टाइन को कास्ट पट्टिकाओं पर लिखे सैकड़ों ख्रोष्टी लेख मासी मजार, निया, लेन देन आदि स्थानों पर प्राप्त हुए थे और ये पट्टिकाएँ 7.5 से 15 इंच तक लंबी तथा 1.5 से 2.5 इंच तक चौड़ी हैं। कुछ पट्टिकाएँ वर्गाकार भी हैं और चरमपट पर ख्रोष्टी लिपि में अंकित लेख निया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो चमड़े की पट्टी है उस पर चरमपट पर ख्रोष्टी लिपि में अंकित लेख निया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इन सभी लेखों की जो भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और ख्रोष्टी में संस्कृत भाषा के उदाहरण चीनी तुर्किस्तान से भी प्राप्त 4 श्लोक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आ जाता है इसका समय। यद्यपि ख्रोष्टी लिपि के प्राचीनतम अभिलेख शाहजहांगढ़ी और मानसहेरा है, तथापि उससे पूर्व ईरानी सिगलोई पर भी ख्रोष्टी के अक्षर अंकित हैं, जिनका समय 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास का होगा। अशोक के उपयुक्त अभिलेखों में अक्षरों के अनेक रूपों को पाया जाना और घसीट कर लिखा जाना यह भी सिद्ध करता है कि 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक की लिपि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। 4वीं शताब्दी में कुषाणों के समय भी इसका प्रयोग प्राप्त होता है। भारत में 5वीं शताब्दी के बाद का कोई भी लेख इस लिपि में प्राप्त नहीं होता, तो भारत के बाद यह लिपि कुछ और अधिक दिनों तक चलती रही। इसके बाद आ जाता है उत्पत्ति। ख्रोष्टी की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, आर्यमाइक उत्पत्ति का सिद्धांत और भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्यमाइक जो सिद्धांत है इसके बारे में है। तो ख्रोष्टी लिपि के आर्यमाइक उत्पत्ति सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक ब्यूलर हैं। थॉमस, टेलर, कनिंघम, दानी आदि विद्वानों ने भी इसी मत का अनुसरण किया है और ख्रोष्टी की आर्यमाइक उत्पत्ति की पुष्टि की है। जैसे अरमाइक के समान ख्रोष्टी भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ईरानी आक्रमण के बाद भारत में ख्रोष्टी लिपि का उदय हुआ। इस लिपि का उन क्षेत्र में प्रचलन जहाँ 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रहने का अधिकार था। मानसहेरा और शाहजहांगढ़ी से प्राप्त अशोक के ख्रोष्टी अभिलेखों में लेख या अनुशासन के लिए ईरानी जो लिपि है उसका प्रयोग हुआ। ख्रोष्टी और सिमेटिक लिपियों में बहुत कुछ समानता जैसे दीर्घ स्वरों का ना पाया जाना है। पश्चिमी एशिया और मिस्र में अरेमाइक का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण ईरानी सम्राटों के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में उसका उपयोग, जिसके कारण भारत में उसका प्रवेश हुआ। ख्रोष्टी एवं अरमाइक वर्गों में समानता। तो ब्यूलर के अनुसार अंत में अनेक पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि ख्रोष्टी के अधिकांश चिन्ह ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के सकारा और तेईमा, जो ईस्वी पूर्व 482 के लगभग और ईस्वी पूर्व 500 अभिलेखों में मिलने वाली अरमाइक चिन्हों से आसानी से व्युत्पन्न सिद्ध किए जा सकते हैं। और कुछ अक्सर उत्तरकालीन असीरियाई वोटो और बेबीलोनो मुद्राओं और जवाहरातों पर मिलने वाले वेल्से से पूर्व के अक्षरों से मिलते जुलते हैं। 2-3 अक्षर लघुत्तर तेईमा अन्वय
सेटेल व टिराना और स्टेपियम के अनापटल के अक्षरों से बहुत ही निकट दिखते हैं। क्रोस्टी के अक्षरों की जो लेखन शैली है वो लंबे लंबे और बड़े दुम वाली, अक्सर मोटापटा में मोहरा और उत्कीर्ण पत्थरों की अक्षरों की है। ऐसे अक्षर शक्करनाइमा और सेरापियम में भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये नाम भी ऐसे से ही हैं। इसके बाद है डॉक्टर राजबली पांडे ने उपयुक्त सभी तर्कों का खंडन किया है। उनका विचार है कि खरोष्टी को दाएं से बाएं लिखा जाना यह सही नहीं करता है। यहाँ पर कुछ मिस है शायद ये। वह स्मेटिक मूल की है। दाएं से बाएं लिखना स्मेटिकाओं का एक अधिकार नहीं माना जा सकता। भारत एक विशाल देश है, इसमें बाएं दाएं एवं दाएं से बाएं लिखे जाने वाली दो लिपियों का प्राप्त होना अकल्प्य नहीं है। ईरानी सिंगलोई पर खरोष्टी वर्णों का मिलना यह प्रमाणित करता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर ईरानियों के अधिकार से ही खरोष्टी विकसित हो चुकी थी और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर ईरान अधिकार की सभ्यता का विस्तार हो चुका था। परंतु उस प्रदेश में न तो ईरानी सम्राटों का कोई लेख खरोष्टी में मिला है और न ही अरेमाइक में फारसी लेख जिससे भारतीय प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं। इस बात की संभावना अधिक है कि ईरानियों ने कभी भी जब प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया है और वे भारतीयों पर इतना प्रभाव नहीं छोड़ सके कि किसी नई पत्ती को स्वीकार कर लेते हैं। भारतीयों ने जब भी किसी विदेशी वर्ण को ग्रहण किया है तो सीधे और संपूर्ण रूप में अरबी और रोमन वर्ण, ये जो शब्द है इसको पूर्णतः ईरानी मानना ब्यूलर की भूल है। वस्तुतः दीपी शब्द संगत की द्वीप धातु से बना है जिसको प्रकाशित या दीप्यमान के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। वर्णों को भी अलंकारिक शब्दावली में प्रकाशमान दीप्यमान कहा गया है। स्मेटिक लिपियों के समान खरोष्टी में दीर्घ स्वरों का अभाव वस्तुतः इस कारण है कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग प्राकृत भाषा लिखने के लिए हुआ है जिसमें दीर्घ स्वर समास तथा संधियों का प्रयोग संभव किया जाता था। पश्चिमी एशिया में अरेमाइक वर्णों के व्यापक प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में यह प्रचलित थे। अगर आरसी मजूमदार ने तो भारत को ईरानी शासन के अधीन होने में संदेह प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त भारत में ईरानी राजाओं का अरेमाइक में लिखा हुआ कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए कल्पनार्थ है कि भारत ने अरेमाइक वर्गों का अनुकरण किया हो। खरोष्टी अरेमाइक वर्णों की इस मान्यता के आधार पर ब्यूलर की धारणा है कि अरेमाइक से ही खरोष्टी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तर्कहीन है कि वस्तु खरोष्टी अरेमाइक वर्णों में जो समय दिखाई पड़ता है वह केवल बारी है। वर्णों के आकार में कोण, वृत्त, सरल रेखा, वक्रता आदि का प्रयोग होता ही है तथा इन्हीं के थोड़े बहुत परिवर्तन से अनेक वर्णों का निर्माण होता है। इस प्रकार किसी भी आधार पर खरोष्टी की उत्पत्ति अरेमाइक वर्णों से सिद्ध नहीं की जा सकती। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर स्तंभ लेख है। तो स्तंभ लेख जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो अभिलेख है स्तंभ के पूर्व अभिमुख 11 से 32 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। पूर्व अभिमुख की इससे पूर्व की 10 पंक्तियाँ षष्ठ अभिलेख की है। ब्रह्मलिपि में उत्कीर्ण अशोक का सप्तम अभिलेख केवल देहली टोपरा स्तंभ पर ही प्राप्त होता है। क्या ब्रह्मलिपि में उत्कीर्ण अशोक का जो 7वां अभिलेख है, सप्तम अभिलेख, केवल दिल्ली में टोपरा स्तंभ पर ही प्राप्त होता है। यह स्तंभ आजकल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में है। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अम्बाला जिले के टोपरा नामक गांव से दिल्ली लाया गया था, इसलिए दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध है। यह अभिलेख अशोक के राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद लिखवाया गया और इस अभिलेख का विषय अशोक द्वारा धर्म प्रचार का सिंहावलोकन करना है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी प्रजा में धर्म वृद्धि के प्रयास किए थे, लेकिन उन प्रयासों से प्रजा में पर्याप्त धर्म वृद्धि न हो सकी। अशोक ने प्रजा में धर्म की वृद्धि के लिए धर्म उपदेश दिए और विभिन्न धर्म अनुशासनों के पालन की आज्ञा प्रसारित की। धर्म प्रसार के लिए उसने कुछ पुरुषों की नियुक्ति भी की थी। पुरुष ऐसे राजकर्मचारी होते थे जिनका कार्य साम्राज्य के विजित राज्यों में धर्म का प्रसार करना होता था। महत्व के अनुसार इसकी 3 श्रेणियाँ थी, उच्च, मध्य और निम्न। पुरुषों का कार्य रज्जुकों के कार्यों का निरीक्षण करना और यथा अवसर उन्हें आवश्यक निर्देश देना था। तो ये तो थे पुरुष।
और रज्जुक ऐसे पदाधिकारी होते थे जो राजा के भूमि कर आदि की व्यवस्था करते थे। भूमि की माप करने की रज्जु, समय पर इन्हें रज्जुक नाम दिया गया। रज्जु किसे कह देते हैं वैसे नहीं ये समझ में आता। रज्जु मतलब रस्सी, रस्सी से माप लेते हैं अगर फीता वगैरह ना हो, टेप ना हो मापने में कुछ, तो भूमि मापने के कारण कह सकते हैं आप रज्जु नाम हो गया। तो जनार्दन भट्ट ने रज्जुकों को लिपिकार माना है। चार्ल्स के अनुसार रज्जुक शब्द राजा के समानांतर है, इसलिए रज्जुकों से उन अधिकारियों को बोध होता है जिन्हें फांसी देने अथवा मुक्त करने अथवा मृत्यु को और जीवन दोनों की शक्ति प्राप्त होती है। भंडारक ने भी रज्जुक को न्यायाधीश माना है। स्मिथ के अनुसार रज्जुक तत्कालीन गवर्नर थे और उनका स्थान कुमारों से नीचे था। चतुर्स्तंभ लेख में अशोक ने कहा है कि रज्जुक को मैंने लाखों प्राणियों के ऊपर शासन के लिए नियत किया है। मैं रज्जुक को धार्मिक उपदेश देने का कार्य भी सौंपा है। इसी स्तंभ में जो इस संदर्भ में सप्तम जो लेख है इसमें भी रज्जुकों का कार्य धर्म उपदेश देना तथा धर्म का प्रसार करना बताया गया है। इसके बाद जाता है जो अशोक द्वारा धर्म प्रचार है। तो धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किए गए अन्य पदाधिकारी धर्म महामात्र थे। शाहजहांगढ़ के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी, महामंत्रों की नियुक्ति की थी और इस अभिलेख से धर्म महामंत्रों के कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है। धर्म की स्थिति वृद्धि, सब संप्रदाय के हित के लिए, वृत्तीय स्वामियों, ब्राह्मणों, अनाथों एवं वृद्धों के लिए, विपत्तिग्रस्त वृद्ध व्यक्तियों की सहायता के लिए, धर्म की स्थापना और दान आदि कार्य संपन्न कराने के लिए इन धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी। इन धर्म महापात्रों की नियुक्ति केवल अपने साम्राज्य में नहीं अपितु सीमावर्ती प्रदेश में भी की गई थी। सप्तम स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि धर्म महामंत्रों को ब्राह्मण, आजीवक और गृहस्थों की देखभाल भी करनी पड़ती थी तथा संघ का कार्य भी वही करते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म महामंत्रों का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। इसके बाद है महामात्र। शासन के उच्च पदाधिकारी की संज्ञा थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमात्य की सर्वस्थिति महामात्य कही गई है। अभिलेख से स्पष्ट है कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न कर्मचारी की नियुक्ति के साथ साथ राज्य के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों को भी आदेश दिया कि वे सब जहाँ जहाँ भी हैं अशोक के धर्म संदेश को प्रसारित करते रहे तथा धर्म नियमों के पालन हेतु प्रजा को प्रेरित करते रहे। आगे है धर्म नियम का संक्षिप्त विवेचन। अशोक का धर्म ऐसे नियमों से संयुक्त था जिनसे किसी भी देश, जाति, संप्रदाय, धर्म या व्यक्ति का विरोध नहीं हो सकता था। उसके धर्म नियम किसी सांप्रदायिकता के संकुचित क्षेत्र में आबद्ध नहीं थे, वे उदारता के मुक्त फलक पर उत्कीर्ण थे, इसलिए उसके धर्म का प्रसार हो सका था। आगे है धर्म विजय। तो धर्म विजय की आकांक्षा से अशोक ने ऐसे अन्य साधनों का भी उपयोग किया जो जनता के हित के लिए महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार के कार्यों का प्रस्तुत अभिलेख में इस प्रकार विवरण मिलता है। मार्गों में मेरे द्वारा न्यायग्रोध वट वृक्ष लगाए गए, वह पशु और मनुष्यों को छाया प्रदान करेंगे। अमर वाटिका लगाई गई, आधे आधे कोस पर कुएं खोदे गए, विश्राम गृह बनवाए गए, मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए बहुत से प्याऊ भी चलाए गए। इन लोकोपकारी कार्यों को उद्देश्य धर्म का प्रसार करना था। अशोक स्वयं तो इन कार्यों में प्रेरित हुआ ही, साथ ही उसने अपने कुटुंबियों, रानियों, पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी ऐसे धर्म कृत्यों के लिए प्रेरित किया था। अशोक के धर्म स्तंभ के 2 प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, शिला स्तंभ और शिला फलक। स्तंभ खंबे को कहा गया है, संस्कृत में स्तंभ खंबे को कह देते हैं, तो स्तंभ खंबे को कहते हैं, और फलक सपाट चट्टान को। तो फलक मतलब सपाट कोई चट्टान है। प्रस्तुत अभिलेख में अशोक ने कहा कि यह धर्मलिपि जहाँ जहाँ शिला स्तंभ व शिला फलक हो वहाँ लिखाई जाए, जिससे अच्छी स्थायी रहे। मतलब ऐसी चीज़ पर लिख दो जो कभी भी ना जा ख़त्म हो, क्योंकि वैसे अगर कागज़ पे लिखते हैं तो कभी भी पढ़ सकता है, कुछ समय के बाद ख़राब भी हो जाता है, लेकिन पत्थर चट्टानें ऐसे हैं जो कभी भी ख़राब नहीं होती। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी दूर की सोच के चलते थे उस समय। तो इसके बाद फिर सम्राट अशोक जैन के बारे में है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 28 पेज है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो इसमें जैन को कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।